गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, अपने बिल पे कितनी बार देखा होगा, लेकिन क्या आप सच में इसका मतलब जानते हो? क्या आप जानते हो कि ये चार्ज क्यों होता है? अगर नहीं, तो इसी पे आज का लेक्चर बना हुआ है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हुसैन फलासिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट बेसिक से बताऊंगा और उसके अलावा मैं आपके लिए जर्नल एंट्रीज भी लाया हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जनरल लाइफ में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये जीएसटी है क्या। फॉर द पॉइंट 1%, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जैसे कि वर्ड टैक्स आ गया, टैक्स मतलब कि टैक्स का वर्ड सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। करेक्ट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लाइड एक टैक्स है, क्योंकि क्या होता है ना कि गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू टू ऑपरेट, राइट। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू लाती कहाँ से है? गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है फ्रॉम द कॉमन पीपल, फ्रॉम अस द सिटीजन ऑफ इंडिया। वो हम कभी भी कुछ भी गुड्स कंज्यूम करते हैं तो हम टैक्स पे करते हैं, और वो टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्टली जाता है गवर्नमेंट के पास। इसीलिए जीएसटी इज नोन एज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज नोन एज एन इनडायरेक्ट टैक्स। पहले हमारे कंट्री में, इंडिया में, बहुत सारी अलग अलग टैक्सेस थी, जैसे कि वैट था, और भी बहुत प्रकार के टैक्स थे, और अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स थे। इसलिए इंडिया में बहुत सारे लूप होल छूट जाते थे, एंड टू कवर दैट अप गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी इन 2017। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक कॉमन टैक्स है जो कि ऑल ओवर इंडिया लगता है, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक फिक्स्ड परसेंटेज पे नहीं लगता। अलग अलग चीज पे, अलग अलग कमोडिटीज पे अलग अलग टैक्स लगता है, अलग अलग परसेंटेज ऑफ टैक्स लगता है। और कितनी बार एक्सेप्शन भी होता है कि कितनी गुड्स पे नहीं लगता, वेर एज लग्जरियस गुड्स पे 20% टैक्स होता है, 28% टैक्स होता है, ऐसे होता है। और ये टैक्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाता, ये स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि जीएसटी चार्ज कब होता है। जीएसटी चार्ज होता है फाइनल कंजम्पशन पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो फाइनल कंज्यूमर है वो ही जीएसटी पे करते हैं। खैर, मैंने तो देखा है कि जो भी बिजनेसमैन है वो भी पे करते हैं। सही बोला आपने। मैं आपको ये स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर, इसने रॉ मटेरियल खरीदा। मान लो रॉ मटेरियल था 1000, इसने इसके ऊपर जीएसटी दी 10%। एवरेज ले रहे हैं हम 10%, 100 रुपीज। टोटल अमाउंट कितना पड़ा इसे? 1100। ओके। यही मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा। होलसेलर को उसने बेचा मान लो 2000 रुपीज में। उस पे इसने जीएसटी चार्ज किया होगा मैन्युफैक्चरर ने, तो 200 रुपीज, 2200 रुपीज। मतलब कि ये जो अमाउंट है ये मैन्युफैक्चरर को मिला है। आप समझे? ये जो अमाउंट है ये मैन्युफैक्चरर को मिला है, और ये जो अमाउंट है वो किसान को मिला होगा, या फिर जो भी है फार्मर को मिला होगा। इसमें से 200 रुपीज टैक्स भी तो मिला है मैन्युफैक्चरर को। क्या ये 200 रुपीज टैक्स मैन्युफैक्चरर का है? ऑफ कोर्स नॉट। ये 200 रुपीज जो टैक्स है वो तो गवर्नमेंट का है। मतलब कि मैन्युफैक्चरर को ये पैसे गवर्नमेंट को देने हैं। ये वाले पैसे मैन्युफैक्चरर खुद नहीं रख सकता, ये वाले पैसे मैन्युफैक्चरर को गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट का है ना। हम बस एक मीडियम है, वी आर अ मीडियम टू कलेक्ट द टैक्स फॉर द गवर्नमेंट। इसीलिए वो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद तो आता नहीं आपके दरवाजे पे कि लाओ टैक्स दो, ऐसा नहीं होता ना। हम जब परचेज करते हैं कुछ भी, तब हम टैक्स पे करते हैं, और वो टैक्स जो सेलर है वो टैक्स कलेक्ट करता है, और फिर वो एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर जब भी वो बिल फाइल कराता है और वो टैक्स रिपे करता है। ऐसा होता है टैक्स की स्टोरी। लेकिन आप अभी भी सोचोगे कि यहाँ पे फाइनल कंजम्पशन क्यों लिखा हुआ है। मैं और समझाता हूँ, और कंटिन्यू करते स्टोरी को। होलसेलर ने बेचा रिटेलर को। मान लो रिटेलर ने इसे खरीदा 3000 रुपए में, और जीएसटी फिर से 10%, 300 रुपए। तो टोटल अमाउंट हो गया 3300,
राइट। अब इसमें भी ये जो 300 रुपीज है ये होलसेलर लेगा, और होलसेलर का खुद का नहीं है तो वो गवर्नमेंट को देगा। वो गवर्नमेंट की जो बॉडी है वहां पे पैसे देगा, रिटर्न करके आएगा। अब रिटेलर से पैसे लिए कंज्यूमर ने, फाइनल कंज्यूमर। ये फाइनल कंज्यूमर क्यों है? क्योंकि अब ये गुड्स कंज्यूम कर लेगा। जैसे कि अगर ये मान लो अगर शर्ट है तो शर्ट पहन लेगा अब वो बेचेगा नहीं, इसलिए वो फाइनल कंज्यूमर कहते हैं। फाइनल कंज्यूमर ने खरीदा इससे मान लो 4,000 रुपए में, और इसे जीएसटी दिया 10%, तो 4,400 रुपए जीएसटी हुआ, फाइनल अमाउंट हुआ। अब आप जैसे देख सकते हो रिटेलर ने 300 रुपए पे किया, तो रिटेलर ने 400 रुपए कंज्यूमर से ले लिया गुड्स के नाम पे। आप समझे यहाँ पे कैसे फाइनल कंज्यूमर पे चार्ज हो रहा है जीएसटी? क्योंकि यहाँ पे रिटेलर ने तो ले लिया फिर से पैसे, रिटेलर ने पैसे दिए जीएसटी के और कंज्यूमर से पैसे ले लिए। होलसेलर ने पैसे दिए मैन्युफैक्चरर को, रिटेलर से पैसे ले लिए, है कि नहीं? चेंज चल रही है ना, आप पैसे दे रहे हो, आप पैसे ले रहे हो, जीएसटी के टैक्स के पैसे आप दे रहे हो और टैक्स के पैसे आप ले रहे हो फिर से। वेरएज कंज्यूमर जो कि कंज्यूम कर लेगा गुड्स को, वो पैसे दे रहा है, लेकिन वो कहां से लेगा? कंज्यूमर के पास फिर से पैसे कहीं से भी नहीं आएंगे, इसलिए वो बस ये 400 रुपए देता है। दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट व्हाई टैक्स इज चार्ज ऑन द फाइनल कंज्यूमर, या फिर आप बोल सकते हो टैक्स चार्ज ऑन फाइनल कंजम्पशन। मान लो ये कंज्यूमर नहीं और होलसेलर ने ही यहीं पे वो गुड्स कंज्यूम कर दिए, जो शर्ट थी उसने पहन ली, उसने आगे रिटेलर को नहीं बेची। अगर वो कंज्यूम कर लेता तो ये जो 200 रुपए टैक्स है वो कभी भी कलेक्ट नहीं कर पाता फिर से, मतलब वो कभी भी रिटेलर से फिर से नहीं ले पाता। अगर उसने सामान ही पहन लिया और उसने कुछ बेचा नहीं, तो वही कंज्यूमर बन गया, उसने ही फाइनल कंजम्पशन कर ली, तो टैक्स इस पे चार्ज होगा। तो ये वाला टैक्स है जो कि गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब आप सोच रहे होंगी कि ये वाला टैक्स कंज्यूमर के पास जाएगा, मतलब गवर्नमेंट के पास तो सारा टैक्स जा रहा है, 100 रुपीज भी जा रहा है, 200 रुपीज भी जा रहा है, 300 रुपीज भी जा रहा है, और ये 400 रुपीज भी जा रहा है। नहीं, गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जाता है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल कंजम्पशन का ही टैक्स होता है, मतलब कि 400 रुपीज ही वो वाला टैक्स है जो कि गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट के पास से 100, 200, 300, 400 ये सब सम अप करके नहीं जाएगा, क्योंकि फिर क्या होता है कि फिर डबल टैक्सिंग हो जाती है। डबल टैक्सिंग क्या है कि टैक्स दो बार चार्ज हो जाती है। तो फिर आप पूछ रहे होंगे कि फिर ये 100 और 200 रुपीज जो है उसका क्या होता है, जो कि टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, गवर्नमेंट के पास तो बस ये 400 रुपए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब आप टैक्स देते हो तब वो आपका एक एसेट होता है, मतलब कि आप टैक्स फिर से गवर्नमेंट से ले सकते हो ऑन वन कंडीशन। मैं लिखता हूं, व्हेन कैन यू कलेक्ट बैक टैक्स। कंडीशन है कि ओनली व्हेन फाइनल कंज्यूमर, आप तभी टैक्स ले सकते हो फिर से जब आप फाइनल कंज्यूमर नहीं हो, मतलब कि आप सेलर हो। इफ यू आर द सेलर देन यू विल बी कलेक्टिंग द टैक्स अगेन। इसका क्या मतलब है कि मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज दिया होगा फार्मर को, राइट, और उसने चार्ज किया, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से 200 रुपीज चार्ज किया, तो अब उसका नेट ये 200 रुपीज जो है, 100 रुपीज उसे लेना है ना, क्योंकि वो सेल कर रहा है, तो वो बोलेगा कि अब तो मुझे कलेक्ट करना है बैक टैक्स, तो उसे 100 रुपीज कलेक्ट करना है और 200 रुपीज उसे देना है, मतलब उसे 100 रुपीज गवर्नमेंट से लेना है और 200 रुपीज गवर्नमेंट को देना है, मतलब नेट बनाओ, देना है और लेना है, तो 100 रुपीज देना है बस। समझे आप? ऐसा होता है यहाँ पे। अब इस केस में 100 रुपीज देना है, ओके। अब होलसेलर ने 200 रुपीज दिया, बट होलसेलर ने फिर से सेल कर लिया। जैसे ही सेल किया उसे याद आया कि मुझे तो टैक्स फिर से लेना गवर्नमेंट से, तो होलसेलर को 200 रुपीज लेना है, और होलसेलर को कितने देना है? 300 रुपीज देना है। कि ये जो रिटेलर ने जो टैक्स दिया है वो होलसेलर का थोड़ी, होलसेलर को तो रिटर्न करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। तो होलसेलर को 300 रुपीज देना है और 200 रुपीज लेना है, क्योंकि उसने पे किया लेकिन उसने कंज्यूम नहीं किया, वो उसने सेल कर दिया, मतलब उसे फिर से गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं। आप समझ जाओ, कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि ये जितना ही मुश्किल समझने में उतना ही समझाने में। आप इमेजिन कर पाओ कि ये सब हो रहा है, कि ट्रांसफर ऑफ मनी हो रहा है, आप उसे देख पाओ, विजुअलाइज कर पाओ, इसलिए आपको बहुत आसानी होगी समझने में। तो जैसे मैंने कहा रिटेलर ने होलसेलर को
₹300 देने हैं गवर्नमेंट को और 200 लेने हैं, तो इसमें भी नेट क्या आ गया, नेट आ गया 100 रुपीज, इन दोनों में नेट 100 रुपीज है। और अब बात करते हैं रिटेलर की। रिटेलर ने देखा कि अब मैं भी तो सेल कर रहा हूं, तो मुझे भी टैक्स लेना है, तो उसने जो 300 रुपए दिए उसने सेल किया कंज्यूमर को, 300 रुपए दिए तो उसे 300 रुपए लेने हैं गवर्नमेंट से, और देने कितने, 400, जो कि कंज्यूमर ने उसे दिए। 400 देने हैं, 300 लेने हैं, तो नेट कितना हुआ, 100 रुपीज, इसमें भी 100 रुपीज। अब कंज्यूमर जो है वो टैक्स नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि उसने कंज्यूम कर दिया गुड्स, कंज्यूमर ने गुड्स कंज्यूम कर दिया, शर्ट पहन लिया, अब वो बेचेगा नहीं, इसलिए उसे टैक्स फिर से नहीं लेना गवर्नमेंट से, उसे दे दिया 400 रुपए दे दिया, अब वो कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने भी 100 रुपीज टैक्स दिया होगा फार्मर को। अब कितना टैक्स हुआ देखो, 100, 200, 300 और ये 400, मतलब टोटल टैक्स हुआ पेबल टू गवर्नमेंट, टोटल टैक्स पेबल इक्वल टू 400। और क्या यही फाइनल कंज्यूमर का टैक्स था? यस। अब समझे आप कॉन्सेप्ट कैसे कनेक्ट हो रही पूरी स्टोरी। ऐसे टैक्स चार्ज होता है और ऐसे टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। सब चीज जो आप पे करते हो वो आपका फाइनल टैक्स नहीं होता, कितना टैक्स ऐसा भी होता है जो आपको गवर्नमेंट से लेना होता है, और वो तब होता है ओनली ऑन द केस ऑफ जब आप सेलर हो। जब आप सेलर हो तब आपने जो टैक्स पे किया है टू प्रोड्यूस दैट गुड्स, टू सेल दैट गुड्स, तो वो टैक्स आप फिर से गवर्नमेंट से लोगे, और जो टैक्स आपको बाहर से मिला वो आप गवर्नमेंट को दोगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जो जीएसटी है उसके क्या क्या टाइप है। तो सबसे पहला टाइप है जीएसटी का सीजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी हैंड इन हैंड चलते हैं। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। इन केस अगर मान लो कि ये है रवि, रवि साइकिल पंजाब का है, और उसने बेचा हरीश को जो कि पंजाब में ही रहता है। अब इस केस में जीएसटी चार्ज होता है, बट जीएसटी के नाम होते हैं। तो अगर आपका सेम स्टेट में जो है, सेम स्टेट में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो जो जीएसटी है वो दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट को भी तो पैसे चाहिए ना, रेवेन्यू चाहिए, तो अगर ये जीएसटी 18% है तो इक्वल इक्वल जाता है, इसको 9% जाता है और स्टेट को भी 9% जाता है। ओनली इफ द गुड्स ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस इन द सेम स्टेट, अगर वो सेम स्टेट में हो रहा है ट्रांजेक्शन, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि अब इस केस में पंजाब है, तो पंजाब को 9% टैक्स जाएगा उसके, और 9% टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और मैंने आपको बता दिया प्रोसेस कि कितना जाएगा, जो फाइनल कंजम्पशन है हरीश के जो पैसे है वही जाएंगे गवर्नमेंट के पास। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप डिफरेंट स्टेट में बेच रहे हो, जैसे कि रवि ने बेचा मुन्नी ट्रेडर्स को जो कि गोवा में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, तो रवि ने गोवा में बेचा, मतलब पंजाब से गोवा, पंजाब से गोवा, तो पंजाब अलग स्टेट है गोवा अलग स्टेट है। तो चलो ठीक है, मैं ये तो समझ सकता हूँ कि सीजीएसटी जो है वो तो 9% लग जाएगा, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट का जो केस है, तो स्टेट गवर्नमेंट में पंजाब को देंगे या गोवा वाली स्टेट को, आप बताओ कौन सी स्टेट में देंगे। तो इस केस में डिस्प्यूट हो सकता है, गोवा वाले बोलेंगे कि हम छोटे, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि हम पैसे नहीं लेंगे, और पंजाब वाले बोलेंगे कि हम पैसे नहीं देंगे। तो इसलिए जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होती है ना, इंटरस्टेट मतलब विद इन डिफरेंट स्टेट्स, तो तब हम चार्ज करते हैं आईजीएसटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है कि यार भाई हम तो मत, ये अगर 18% हुआ तो ये पूरा 18% आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है एज इन द नेम ऑफ आईजीएसटी। और फिर हम बोलते हैं कि देखो हम टैक्स दे रहे हैं आपको, और आप देख लो पंजाब को कितना देना, गोवा को कितना देना, हम तो नहीं जानते भाई, आप अपने जो बर्डन है वो आप गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हो। तो सम अप के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स फाइनल कंजम्पशन पे चार्ज होता है, और फाइनल कंजम्पशन का अमाउंट ही पेबल होता है टू द गवर्नमेंट,
और उसके अलावा 2 टाइप के गुड्स होते हैं, बेसिकली 3 टाइप होती है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब चार्ज होती है? जब डिफरेंट स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है, और अगर विद इन द सेम स्टेट हो रही है तब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ हाफ होती है, मतलब कि अगर 18% का है अमाउंट टोटल, तो हाफ जाएगा स्टेट को और हाफ जाएगा सेंट्रल को। ये कॉन्सेप्ट होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी का। अब बात करते हैं ये इनपुट और आउटपुट जीएसटी क्या है। इनपुट जीएसटी हम तब लगाते हैं जब हम परचेज कर रहे हो। इनपुट जीएसटी तब लगाते हैं जब हम परचेज कर रहे हो। हम परचेज कर रहे हैं तब हम इनपुट जीएसटी को डेबिट करते हैं। डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि इनपुट जीएसटी जो है वो हमारा एसेट है। हमारा एसेट कैसे हुआ इनपुट जीएसटी? देखो, आप जब परचेज कर रहे हो सामान, इस केस में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आप सामान परचेज कर रहे हो, होलसेलर ने सामान परचेज किया मैन्युफैक्चरर से, तो उसने पे किया 2200, उसमें से 200 रुपए जीएसटी के थे। तो ये 200 रुपए जब उसने परचेज किए तब उसने इनपुट लगाया होगा। क्यों? क्योंकि एसेट है उसका। अभी भी ऐसा चांसेस है ना कि वो सेल करेगा, चांसेस तो है, हाँ चांसेस तो है वो सेल करेगा। तो जब वो सेल करेगा तब यही जीएसटी आउटपुट हो जाएगा। आप समझे? जब परचेज करते हैं तब इनपुट क्यों लगता है, एसेट क्यों होता है? क्योंकि वो कलेक्ट करेगा, ये आपको गवर्नमेंट से लेना है। ये वाला जो अमाउंट है होलसेलर को, ये वाला अमाउंट गवर्नमेंट से लेना है, क्योंकि उसने फिर से सेल किया। मैंने क्या किया, आप कलेक्ट कर सकते हो टैक्स बैक कब? ओनली केस में आप सेल कर रहे हो गुड्स। तो होलसेलर ने सेल किया रिटेलर को, मतलब अब उसे ये 200 रुपए गवर्नमेंट से लेने हैं फिर से, इसीलिए आपको गवर्नमेंट से लेने हैं, इसीलिए इनपुट जो है वो एसेट है आपका। इनपुट मतलब ये वाला जीएसटी आपका एसेट है, इनपुट हम उसको नाम देते हैं। आप समझे? और आउटपुट ऑन दी अदर हैंड क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है, और आउटपुट चार्ज होता है एट द टाइम ऑफ सेल। आउटपुट हमेशा एट द टाइम ऑफ सेल ही चार्ज होता है। वेरएज इनपुट टैक्स के भी रिवर्सल एंट्रीज है जो कि हम आगे करेंगे, बट आप समझ गए। आउटपुट जो है, आउटपुट आपकी लाइबिलिटी, आप जब सेल करते हो तब आप आउटपुट जीएसटी लगाते हो। आप आउटपुट जीएसटी क्यों लगाते हो? क्योंकि वो जो पैसे आप सॉरी जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो आपके नहीं है, आपको वो गवर्नमेंट को देने हैं। इजंट इट? आपकी आप जो बायर ने आपको पैसे दिए टैक्स के 300 रुपीज जो आपको दिए, वो क्या आपके हैं? आप अपने जेब में डाल दोगे? नहीं, आप गवर्नमेंट को रिटर्न करोगे ना वो पैसे। इसीलिए जो सेल के टाइम पे जीएसटी होता है वो क्रेडिट होता है, वो आपकी लाइबिलिटी होती है, आपको उधार देना होता है, मतलब आपको आप ओ करते हो, आपका बर्डन है टू रीपे द मनी टू द गवर्नमेंट, इसलिए वो क्रेडिट होती है और वो आप लाइबिलिटी कहते हो उसे। क्लियर है इनपुट और आउटपुट जीएसटी? आपको और समझ पड़ जाएगा जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सरदार एंड सन्स पंजाब। पंजाब से है तो याद रखना जीएसटी के टाइम पे हमको क्या लगाना है। परचेज गुड्स फ्रॉम पवन, हरियाणा। हरियाणा आ गया, मतलब डिफरेंट स्टेट है। पंजाब डिफरेंट स्टेट है, हरियाणा डिफरेंट स्टेट है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। गुड। और 2000 प्लस जीएसटी 12%। ओके, इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। हम परचेज कर रहे हैं गुड्स और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें नाम दिया हुआ है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। अगर आपको नहीं समझ पड़ रहा है कि यहाँ पे परचेज क्यों डेबिट हो रहा है, तो आपने मेरे पहले लेक्चर नहीं देखे होंगे। मैंने जर्नल की एक मास्टर सीरीज रेडी की है, तो आप उसे देख सकते हो पहले और फिर इस पे आ सकते हो, क्योंकि ये जर्नल एंट्रीज है। वरना अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना था तो कॉन्सेप्ट अभी ओवर है, और आई होप आपको समझ आया होगा। टू पवन अकाउंट। ओके, आपने कितने का सामान परचेज किया? 2 लाख रुपए का सामान आपने परचेज किया, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको जीएसटी भी देना है, 12% जीएसटी देना है। अब ये जीएसटी क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा? यहाँ पे आप देख सकते हो पंजाब में सरदार संजय और वो हरियाणा में सेल कर रहे हैं, हरियाणा से परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब आईजीएसटी लगेगा। और आईजीएसटी क्या होगा, परचेज है। परचेज के टाइम पे क्या मैंने बोला था कि इनपुट आईजीएसटी लगता है, इसीलिए इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितने? 12%। तो 2 लाख का 12% कितना होता है? 24,000 होता है। और फाइनल पवन को कितने मिल जाएंगे? 2,24,000 मिल जाएंगे। अब आप नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम पवन।
अब क्या है कि सोल्ड 3/4 ऑफ द अबव गुड्स फॉर 1,60,000 टू नूतन पंजाब से है, नूतन पंजाब से है, प्लस जीएसटी 12% लगा। आपने ये जो ऊपर परचेज किया था ना सामान, उसका 3/4 बेच दिया। कितने में बेचा आपने? 1,60,000 में बेचा, और वो आप पंजाब में ही है, मतलब इसमें इस केस में आईजीएसटी नहीं लगेगा, इस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। 12% टैक्स है। ओके, तो नूतन अकाउंट डेबिट हो जाएगा एज अ रिसीवर टू सेल टू सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, सीजीएसटी आउटपुट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल है, सेल के टाइम में मैंने क्या बताया था कि सेल के टाइम पे आउटपुट लगता है और परचेज के टाइम पे इनपुट। टू सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट और टू एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट। अब आप पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सेल कर रहे हो, और जो पैसे आप रिसीव कर रहे हो वो आपकी लाइबिलिटी है, आपको गवर्नमेंट को देने हैं, वो आपके नहीं है, इसीलिए क्रेडिट हो रही है। मैंने क्या बताया था कि एसेट डेबिट होते हैं और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। आपने सेल कितने की तो हाफ ऑफ टैक्स लगेगा दोनों में, तो हम 6% लगा देते हैं, तो ये 9,600 इसका आएगा और 9,600 इसका आएगा, तो ये टोटल अमाउंट हो गया 1,79,200। क्लियर है? ये हो गए सेल की एंट्री। अब सोल्ड द बैलेंस गुड्स ऑफ गुड्स टू रूबी गोवा, ये देख सकते हो गोवा मतलब पंजाब से गोवा, ये भी इंटरस्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया, तो आईजीएसटी लगेगा फॉर 80,000 एंड चार्ज जीएसटी 12%। ठीक है, आपने रिमेनिंग जो था वो आपने 80,000 में बेचा। अब आपने 80,000 में बेचा तो इसमें प्रॉफिट नहीं होता, 80,000 जो है आप 80,000 ही रिकॉर्ड करोगे। तो रूबी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी। आप आईजीएसटी आउटपुट लिखो या आउटपुट आईजीएसटी लिखो, सेम है। आप आउटपुट सीजीएसटी लिखो या सीजीएसटी आउटपुट लिखो, सेम है। आप इनपुट और जीएसटी को इंटरचेंज कर सकते हो और आउटपुट और जीएसटी को इंटरचेंज कर सकते हो। तो रूबी को हमने कितने का सामान बेचा? हमने सेल की 80,000 की, और उस पर 12% टैक्स है। अमाउंट है 89,600 जो कि रूबी को हमें देना है। ये सेल गोवा में हुई थी इसलिए हम आईजीएसटी चार्ज कर रहे हैं, और सेल है इसलिए जो टैक्स है, जो टैक्स है वो आउटपुट हो रहा है, मतलब क्रेडिट हो रहा है। क्लियर? परचेज अब फोर्थ है परचेज गुड्स फ्रॉम सैंडी, पंजाब से ही है, फॉर कैश। ओके, 10,000 रुपीज और जीएसटी है 18%। पेमेंट इज मेड बाय चेक, मतलब कि चेक से हमने पेमेंट की। ओके, और कैश ट्रांजेक्शन है, तो हमने परचेज किए गुड्स। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू सैंडी। अब यहाँ पे आपने परचेज किया है सेम स्टेट से और टैक्स भी लग रहा है इसलिए लगेगा, और परचेस है तो इसलिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा। डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप परचेस कर रहे हो और आप फिर से ले सकते हो अगर आप इस सामान को सेल कर रहे हो, इसलिए आपका। तो आपने कितने का 10,000 का गुड्स सेल किया है, उस पर 12% टैक्स लगा है, 18% है, मतलब कि 99% लगेगा। 18% है ना, तो जब भी सेम स्टेट में होता है तब 99% लगता है, इक्वल अमाउंट लगता है, तो 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, तो 9% निकालते हैं। 900 रुपीज 900 रुपीज, तो टोटल अमाउंट है 11,800। 11,800 रुपीज देना है सैंडी को हमें। क्लियर? अब फिफ्थ है
सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 टू ईशान, बिहार से ईशान, at a profit of 1/3 on cost less 15% trade discount and charge 5% GST. ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए हम इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपने ईशान को सामान बेचा, ओके, आपने पंजाब से बिहार में सेल किया, ओके, कितने का, 1,20,000 का गुड्स था, आपने इस पे प्रॉफिट लगाया 1/3 ऑन कॉस्ट, मतलब इस पे आपने प्रॉफिट लगाया 1/3 का, तो इसका 1/3 निकालो, 40,000 आपका बस प्रॉफिट था, मतलब आपने 1,60,000 का सामान बेचा, ये है सेल की अमाउंट। अब बात करते हैं कि आपने लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, आपने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, ट्रेड डिस्काउंट की बात हमने पिछले वाले लेक्चर में कर दी थी, जर्नल मास्टरी सीरीज के पार्ट 2 में, तो 15% ट्रेड डिस्काउंट भी हम लेस करेंगे, इसका 15% कितना होगा, तो 24,000 रुपीज हम माइनस करेंगे, तो उसका आंसर आएगा 1,36,000। ये अमाउंट पे अब आपको जीएसटी चार्ज करना है, क्योंकि आपने इतने अमाउंट का सेल किया है ना, तो इस पे आप क्या चार्ज करोगे कि 5% जीएसटी चार्ज होगा, और ये क्या है, बिहार, मतलब ये इंटर स्टेट है, ये आईजीएसटी का केस है ना, क्योंकि आप पंजाब से बिहार जा रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पे जीएसटी कितना लगेगा, यहाँ पे जीएसटी लगेगा 5%। इसका मतलब है कि आप 1,36,000 का 5% निकालोगे, वो कितना होगा, इतना आपका टैक्स का अमाउंट है, ये आपका जीएसटी का अमाउंट है। क्लियर है? तो अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। ओ, यहाँ पे सैंडी नहीं आएगा, यहाँ पे बैंक आ गया, क्यों, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट कर दी है, आप ये एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे हमने ईशन को बेचा, हमने बिहार में बेचा, इसलिए आउटपुट तो लगेगा ही क्योंकि हमने सेल किया, और आईजीएसटी लगेगा क्योंकि डिफरेंट स्टेट में हो रही है सेल। सामान कितने का था, सामान था 1,36,000 का, उस पर टैक्स लगा 6,800, तो अमाउंट हुआ 1,42,800। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ 40,000 प्लस आईजीएसटी, 12% लगा आईजीएसटी, वो बता रहा है ऑलरेडी, और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, और 3% कैश डिस्काउंट भी मिला आपको। 3% कैश डिस्काउंट कब, जब हाफ द पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ परचेस, मतलब कि आपको जो कैश डिस्काउंट है वो सिर्फ आधे पेमेंट पे ही मिला है, क्योंकि आपने कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप पेमेंट करते हो, और आपने सिर्फ आधी पेमेंट की, आधी पेमेंट में आपको 3% कैश डिस्काउंट मिला है। चलो इसकी एंट्री पास करते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट होगा आपका, इनपुट आईजीएसटी लगेगा, डेबिट होगा। अब आपको परचेज के टाइम पे डिस्काउंट मिल रहा है, इसीलिए आपका ये इनकम है, तो क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट, आप हाफ पेमेंट कर भी रहे हो, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है, रिसीव्ड अकाउंट, और टू किससे सामान से खरीद रहे हम, सुरेश, क्योंकि हमने सिर्फ आधी पेमेंट की ना, आधी पेमेंट तो हम उसके नाम पे ही हो रही है। अब इसका हम बताते हैं, इसका भी हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। सुरेश के केस में हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज हो रहा है कितना, परचेज हो रहा है 40,000 का, और हम उस पर आईजीएसटी दे रहे हैं, ओके, आईजीएसटी है,
उसके अलावा क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट भी हमें मिल रहा है, 10% में ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस पर पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाते हैं अपन, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो 36,000 का होगा, 4,000 माइनस होगा, 36,000 अमाउंट है। अब इस पे आप पहले आईजीएसटी लगाओगे, आईजीएसटी के कितना परसेंट है, आईजीएसटी 12% है। आप पहले अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, फिर आप जीएसटी फाइंड आउट करोगे। अब आपको आईजीएसटी निकालना है, तो आईजीएसटी कितना है, 12%, तो 12% निकालो आप, तो ये होगा 4,320 रुपीज। ये जो है ये है आईजीएसटी, आईजीएसटी भी मिल गया। अब आपको क्या बोल रहा है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है 3%, आपको डिस्काउंट मिल रहा है 3%। कब मिल रहा है आपको डिस्काउंट, जब आप पेमेंट करते हो। तो आपने क्या पूरी पेमेंट की है, नहीं, आपने सिर्फ हाफ अमाउंट पे किया है। मतलब कि अब जो है आपको आपने इतने का सामान परचेस किया, ये देखो, ये इतने का आपने सामान परचेस किया, इसको हम लिखते हैं 36,000 का आपने सामान परचेस किया है ना, इस पे आपने आपको टैक्स देना है। तो आप है ना, जो डिस्काउंट है, आप टैक्स के अमाउंट से डिस्काउंट कैसे दे सकते हो, आप डिस्काउंट जो है वो इसको सम करके 40,320 में से डिस्काउंट कैसे दे सकते हो, इसमें तो टैक्स भी आ गया ना। इसलिए जो डिस्काउंट है वो जो आप अमाउंट परचेस कर रहे हो ना, जो गुड्स का अमाउंट है ट्रेड डिस्काउंट के बाद, उस पे हम कैश डिस्काउंट देते हैं, उस पे ही हम कैश डिस्काउंट देते हैं। इसलिए 3% डिस्काउंट है हाफ अमाउंट पे, वो इस पे लगेगा, तो इसका पहले हम हाफ करेंगे क्योंकि हाफ अमाउंट पे ही है, तो इसका हाफ 18,000 आ जाएगा, और 18,000 पे आप 3% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। देखो ये वाले जो है इसमें बहुत अलग अलग टीचर्स अलग अलग कॉन्सेप्ट से कराएंगे, बट आप खुद लॉजिक लगाओ ना। आप जो कैश डिस्काउंट है वो आप गवर्नमेंट के पैसे से कैसे दे सकते हो, आप गवर्नमेंट के पैसे से कैश डिस्काउंट कैसे दे सकते हो, आप कैश डिस्काउंट तो आपके खुद के सामान पे दोगे ना, इसलिए आप जो सामान सेल कर रहे हो उसी पे आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो। अब 3% 18,000 का कितना होता है, फाइंड आउट करो, तो ये होता है 540 रुपीज, तो 540 रुपीज लेस होंगे इसमें से, मतलब आपको 540 रुपीज का डिस्काउंट मिला। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, ये देखते हैं। आपने परचेज कितने का किया, 36,000 रुपीज का आपने परचेज किया, उसमें से आपको टैक्स कितना पे करना है, आज तो देख लेते हैं। आपको टैक्स पे करना है 4,320 रुपीज, 4,320 रुपीज। उसमें से आपने हाफ अमाउंट पे किया है सुरेश को, मतलब आपने आपने इन दोनों का मिला के हाफ ऑफ अमाउंट पे किया है, इन दोनों का मिला के आपने हाफ अमाउंट पे किया है। इसका मतलब आपने कितना पे किया है, आपने पे किया है 20,260 रुपीज, है कि नहीं। आपको इन दोनों का सम निकाल के हाफ अमाउंट पे करना है। आपने हाफ अमाउंट सिर्फ सामान का हाफ अमाउंट नहीं पे किया, आपने 18,000 नहीं पे किया, आपने क्या किया है कि आपने इन सब सम करके, ये सम टोटल जो है ना 40,320 का आपने हाफ पेमेंट किया है। इसका मतलब है आपने 20,160 पे किया है, समझे आप। और आपको डिस्काउंट कितना मिला, आपको डिस्काउंट अमाउंट मिलेगा 540 रुपीज, आपको 540 रुपीज डिस्काउंट मिला। और आपको सुरेश को कितने देने हैं, आपको सुरेश को पेएबल है, ये देखो यहाँ पे अगर आप 20,160 रुपीज दे रहे हो और टोटल आपको देना है 40,320, मतलब 20,160 और देने आपको सुरेश को, इसलिए 20,160 और आपको सुरेश को देना है। यहाँ पे देखो 20,160 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको डिस्काउंट भी मिला ना, मतलब कि आपको 540 रुपीज डिस्काउंट मिला, तो आपको बस 17,460 रुपीज देने हैं। और उसके ऊपर आपका जो आधा टैक्स है वो आप दोगे, क्योंकि हाफ पेमेंट कर रहे हो ना आप, मतलब टैक्स का भी आधा दोगे आप, मतलब इसमें टैक्स ऐड करो, तो ये अमाउंट हो गया 19,620 रुपीज, तो 19,620 रुपीज आएगा। अब इसका टोटल करके देखते हैं कि करेक्ट है कि नहीं। तो आंसर वेरीफाई हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू विशाल अगेंस्ट अ चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी और कैश डिस्काउंट भी मिला आपको। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम फिर से वर्किंग नोट बनाते हैं। सेवेंथ वाले में क्या हो रहा है
कि आपने सेल किया है विशाल को, आपने विशाल को सेल किया है 40,000 का। ओके, आपने 40,000 की सेल की है, सेल की है, उस पे आपको क्या मिल रहा है, आपने 25% चार्ज भी किया है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब कि इस अमाउंट पे आपको 25 रुपीज देने हैं। और मैं क्लियर कर लेता हूँ ये सारा चीज, आपको 40,000 पे 25% और प्रॉफिट लिया आपने, इसका मतलब है कि आपने चार्ज किया, प्रॉफिट ऐड होगा, प्रॉफिट 25%, इसका मतलब है कि कितना हुआ प्रॉफिट बताओ, 10,000 रुपीज आपने और चार्ज किए, मतलब 50,000 का आपने सामान बेचा, गुड्स आपने 50,000 के बेचे। अब इस पे आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया 20%, वाह, आपने 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा 20%, तो कितना होता है 20%, 10,000 रुपीज, तो फिर से आप 40,000 पे आ गए, आपने 40,000 का गुड्स उसे बेचा। अब इस पे ट्रेड डिस्काउंट भी कैंसिल हो गया, अब इस पे लगेगा टैक्स, इस पे अब आपको टैक्स लगेगा, तो कितना है टैक्स वो देख लेते हैं। टैक्स है 12%, आईजीएसटी है, ओके गुड, तो इस पे अब आईजीएसटी लगेगा आपको 12%, कितना है देख लेते हैं। 4,800 रुपीज होगा, तो टोटल अमाउंट आ गया 44,800। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपको कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब क्या कैश डिस्काउंट आपको फाइनल अमाउंट पे मिलेगा? नहीं, आपको कैश डिस्काउंट फाइनल अमाउंट पे नहीं मिलेगा, आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा इस अमाउंट पे, ये जो अमाउंट है ना ट्रेड डिस्काउंट के बाद, ये वाले अमाउंट पे आपको, ये वाले अमाउंट पे आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट, मतलब आपने कैश डिस्काउंट अलाउ किया, आप सेल कर रहे हो ना, तो आपने कैश डिस्काउंट अलाउ किया, कितने का आपने 5% का कैश डिस्काउंट अलाउ किया आपने, क्योंकि आपको पूरा पेमेंट मिल रहा है चेक का, तो 5% आपने डिस्काउंट माइनस किया, इसका मतलब कितना है हुआ 2,000 रुपीज। तो क्लियर है, आपको 2,000 रुपीज ये डिस्काउंट आपने अलाउ किया, क्योंकि आप गिवर हो, इस टाइम पे आप सेल कर रहे हो ना, तो आप अलाउ करोगे। अब इसकी ट्रांजेक्शन पास करते हैं, आप समझ गए ना क्या हो रहा है, क्या इवेंट चल रहा है, इसकी एंट्री अब कैसे पास होगी, आपको पेमेंट मिल रहा है बैंक से, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा आपका, आपने डिस्काउंट अलाउ किया, इसलिए वो आपका एक एक्सपेंस है, आपने सेल की इसलिए सेल आएगा, और आपने सेल की और आपने टैक्स भी है, तो इसलिए आउटपुट आएगा आईजीएसटी का, जो अमाउंट डालते हैं। आपने सेल कितने की आपने सेल की 40,000 की, 40,000 की आपने सेल की, टैक्स कितना है, टैक्स है 4,800 रुपीज। आप ऐसी वर्किंग नोट बना के अगर करोगे ना सॉल्व, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब डिस्काउंट कितना अलाउड हुआ आपको, आपको डिस्काउंट अलाउड हुआ 2,000 रुपीज, आपने मतलब डिस्काउंट 2,000 रुपीज अलाउ किया, और कितना पेमेंट आपको मिला, बाकी का पूरा पेमेंट आपको मिल गया, मतलब कि 42,800 रुपीज आपको मिल गए। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, 2,000 रुपीज अगर आप लेस करोगे तो ये 42,800 रुपीज ही होंगे, तो इसीलिए आपने 42,800 रुपीज आपको मिले पेमेंट में, तो ये आपको 7th वाला भी हो गया। क्लियर है? ओके, कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे पर्सनली क्या तो कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर पे। अब जीएसटी रिवर्सल की बात करते हैं। पता है मैंने आपको बताया था कि परचेज के टाइम पे जीएसटी डेबिट होता है, आपको मैंने बताया, और मैंने आपको क्या बताया क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा एसेट होता है, हमें गवर्नमेंट से लेना होता है। और अब गवर्नमेंट से कब ले सकते हैं, मैंने वो केस भी बताया था आपको, हम गवर्नमेंट से तभी ले सकते हैं जब हम फिर से सेल कर रहे हो। अगर हम फिर से सेल कर रहे हैं तब हम गवर्नमेंट से फिर से टैक्स ले सकते हैं कि हमने सेल किया, हम फाइनल कंज्यूमर नहीं है, तो आप हमें टैक्स दो फिर से। बट व्हाट इफ कि आप फाइनल कंज्यूमर बन जाओ, मतलब कि आप होलसेलर हो, बट आपको भी तो चाहिए, पहनने को शर्ट चाहिए, आपको खाने को, अगर आपका मशीनरी का बिजनेस है तो आप मशीनरी बेचते हो, आपकी दुकान में भी तो आपको सीसीटीवी चाहिए होगा, तो आपने बेचा नहीं और आपने लगा दिया, तो आपने कंज्यूम कर दिया गुड्स। अगर आप कंज्यूम करते हो तो उस केस में ये जो इनपुट होता है ना आपका,
जीएसटी इनपुट वो डेबिट नहीं होता, वो क्रेडिट होता है। इफ यू कंज्यूम द गुड देन इनपुट बिकम्स क्रेडिट। इसका क्या मतलब है, आप समझ गए? आप डेबिट कब करते हो? क्योंकि आपको एसेट आपको लेना है, इसीलिए आप उसे डेबिट करते हो। बट मान लो आपने वो पहन ली गुड्स, आपने अगर वो पहन ली तो किस बात का एसेट? अब तो आपका एसेट है ही नहीं, इसलिए आप उसे क्रेडिट कर लेते हो। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि डेबिट और क्रेडिट ऑपोजिट नेचर के होते हैं। अगर आपको डेबिट कैंसिल ऑफ करना है तो आप वही सेम अमाउंट से क्रेडिट कर लो। अगर आप सेम अमाउंट से क्रेडिट कर लोगे तो डेबिट खत्म हो जाएगा और क्रेडिट तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो कैंसिल ऑफ करने के लिए है। समझ गए आप? इसलिए हम उसे क्रेडिट करते हैं। इसे हम रिवर्सल ऑफ जीएसटी इनपुट कहते हैं। नॉर्मली इनपुट डेबिट होता है, बट एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि आपका सामान लॉस हो गया, आपका लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस ऑफ फायर हो गया, जो भी था, उस केस में आपका जीएसटी रिवर्सल होता है। हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, आपको और क्लैरिटी होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, गुड्स कॉस्टिंग 5, उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी था 9% ईच, लॉस बाय फायर। अब आपके सामान थे, आपने इनपुट लगाया था कि चलो मेरे एसेट है, मैं बेचूंगा तो मैं गवर्नमेंट से लूंगा, लेकिन क्या हुआ, आपका लॉस बाय फायर हो गया। अब आपका लॉस हो गया तो आपको किस बात के पैसे मिलेंगे? द गुड्स वर फुली इंश्योर्ड, चलो इंश्योर्ड थे तो बच गए आप। इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन एडमिटेड, चलो इसकी एंट्री पास करते हैं, क्या एंट्री होगी? तो इसकी क्या जर्नल एंट्री पास होगी कि आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो इंश्योरेंस क्लेम आपका डेबिट होगा, एसेट है आपका, आप रिसीव करोगे। और आपका सामान जल गया तो इसलिए परचेज खत्म, लॉस तो हुआ ही नहीं, आपका लॉस कैसे होगा, आपको सामान मिल गया। अब होगा क्रेडिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये क्रेडिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है वो आपने ये सोच के लिया होगा कि चलो एसेट है तो मैं रिटर्न कर दूंगा, लेकिन अब तो आपके गुड्स रहे ही नहीं। अब यही सोचो ना कि आपके गुड्स ही कैंसिल हो गए, जल गई गुड्स, तो आप कैसे लोगे गवर्नमेंट से? क्या बोल के लोगे कि मुझे वापस करो पैसे, कि मैंने बेचे? क्या बेचे? आपके तो जल गए। इसलिए इनपुट अब क्रेडिट हो जाता है। इसे हम एक्सेप्शनल एंट्री कहते हैं, जहाँ पे इनपुट क्रेडिट होता है, वरना नॉर्मली आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है ना। इंश्योरेंस क्लेम परचेज कितने का था? 5,000 का था, ओके, और उसमें से 9% एसजीएसटी और सीजीएसटी था, तो 450 तो टोटल अमाउंट था 900, जो कि हमें इंश्योरेंस क्लेम देगी क्योंकि हमारे फुली इंश्योर्ड था गुड, इसलिए कहते हैं इंश्योरेंस करा देना चाहिए। गुड्स कॉस्टिंग 20,000, उस पे जीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगे थे, हैज बीन विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। इसमें क्या हुआ कि आपके दुकान में गुड्स पड़े थे, उस पे आपने जीएसटी चार्ज किया होगा, इनपुट वाला डेबिट किया होगा आपने, और सोचा कि जब मैं सेल करूंगा तब गवर्नमेंट से ले लूंगा या फिर पैसे वापस। बट क्या किया कि आपने प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर दिया। अब अगर आपने विड्रॉ कर दिए तो आपने तो सेल किया ही नहीं, अगर आपने सेल नहीं किया तो आपको क्यों देंगे गवर्नमेंट वापस? आप ही तो थे फाइनल कंज्यूमर, आप ही की वजह से नुकसान हुआ है ना। तो आप पे करोगे गवर्नमेंट को टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, वो फाइनल कंज्यूमर से नहीं तो आपसे मिलेगा, क्योंकि आपने विड्रॉ कर दिया अब, और अब आपने सेल नहीं किया। मैंने क्या कहा था कि आपको तभी गुड्स मिलेंगे जब आप सेल कर रहे हो, और आपने नहीं किया यहाँ पे सेल, तो इसलिए हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि गुड्स ले जा रहे हैं वो, और टैक्स क्रेडिट होगा, वो भी इनपुट से। क्या अमाउंट है देख लेते हैं, 20,000 और 6% है, इसलिए 1,200, 1,200, तो ये एड अप होता है 22,400। क्लियर है? समझ में आ रहा है? थर्ड वाला, ओल्ड फर्नीचर वर्थ 5,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, रेट ऑफ आईजीएसटी है 18%। इसमें क्या होगा कि आपका एक पुराना फर्नीचर होगा, आपने उसे बेचा,
5,000 का पुराना फर्नीचर था, आपने उसे बेचा कितने में? 10% के लॉस में बेचा, मतलब आपने कम रेट में बेचा उसे, और आपने बेचा और उस पे आपको आईजीएसटी भी लगेगा। तो ये नॉर्मल सेल का केस है। इसमें आपको इनपुट जो है वो क्रेडिट नहीं होगा। इनपुट क्यों क्रेडिट नहीं होगा? कि आप सेल कर रहे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट ही लगेगा आपको। आप समझे? तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका लॉस हो रहा है, मतलब कि आपको 500 रुपए का लॉस भी हो रहा है। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? आपको कैश मिलेगा, आपने लॉस भी तो हुआ आपका, लॉस हुआ तो फिक्स एसेट है ना ये, तो लॉस नोट होगा। लॉस बाय सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा टू फर्नीचर, क्योंकि वो आपके बिजनेस से जा रहा है इसलिए क्रेडिट, और टू आउटपुट आईजीएसटी। इनपुट नहीं होगा क्यों? क्योंकि तो नॉर्मल सेल का केस है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है आपको। तो आपके कितने का था? 5,000 का था आपका फर्नीचर, उसपे से 1,000 का तो लॉस में बेचा आपने, तो कितने का बेचा आपने? इस पे आईजीएसटी भी लगेगा, तो आईजीएसटी जो है ना वो 4,000 पे लगेगा, वो 4,500 पे लगेगा। 4,500 पे 18% लगेगा टैक्स। तो इसलिए यहाँ पे 810 और टोटल अमाउंट आएगा 5,310। तो ये एंट्री भी मैच हो गई। क्लियर? अब है गुड्स दैट वर परचेज पेइंग सीजीएसटी एचजीएसटी एट 6% ईच कॉस्टिंग 2,000 वर गिवन एज डोनेशन। मतलब कि आपने सामान परचेज किया, आपने इनपुट डेबिट किया होगा सोच के कि चलो बेचेंगे तो तब गवर्नमेंट से फिर से ले लेंगे, लेकिन क्या हुआ इसमें कि इसमें आपने बेचा नहीं, आपने डोनेशन दे दिया। अब आपने डोनेशन दे दिया तो जो इनपुट है डेबिट, वो अब आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा आपको पूरा। तो इसलिए क्या होगा इसमें, डोनेशन आपका डेबिट होगा, आपके गुड्स गए इसलिए परचेस आपका क्रेडिट होगा, और इनपुट क्या है ये, ओके विद इन द सेम स्टेट है इसलिए सीजीएसटी अकाउंट, और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अमाउंट क्या है देख लेते हैं। आपने 2,000 का सामान परचेस किया था, उस पे कितना परसेंट लग रहा है आपको? 6% ईच, मतलब दोनों पे, ईच मतलब कि दोनों पे 6% मतलब 12% जीएसटी है। तो 120 रुपीज और 120 रुपीज, तो ये होता है 2,240 रुपीज। क्लियर? सब समझ आ गया? एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एक स्टोरी मोड है, इसमें आप समझते क्या है। मेरी एंड शॉल भुवनेश्वर ओडिशा सोल्ड शॉल्स टू बिडू बिडू गारमेंट्स ऑफ मुंबई, और बिडू, तो फिर मुंबई में मैरी एंड शॉल ने बेचा। तो इसमें क्या है, इंटर स्टेट है ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट है इसलिए आईजीएसटी लगेगा, भूलना मत। सोल्ड 100 शॉल एट द रेट 200 रुपीज पर शॉल ऑन 5 जनवरी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 100 शॉल बेची, कितने? 200 रुपए की, मतलब कि हमने 20,000 रुपए की शॉल बेची 5 जनवरी को। आईजीएसटी इज लेविड 12%, लेविड मतलब आईजीएसटी लगा, एम्प्लाइड हुआ 12%। आगे पढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हमने 25% दिया, ओके, तो अब इससे ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? एट द रेट 25% है, 25% लेस करते हैं तो 5,000 रुपए हम माइनस करेंगे, तो 15,000 रुपीज है। अब इस अमाउंट पे हम आईजीएसटी चार्ज कर देंगे। आईजीएसटी कितना है? 12%। इसका मतलब है 1800 का आईजीएसटी है कि नहीं? तो इसमें कितना अमाउंट हुआ? 16,800। अब समझे, आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हो, अब जीएसटी ट्रेड डिस्काउंट के बाद चार्ज करते हो, लेकिन आप कैश डिस्काउंट से पहले चार्ज करते हो। आप समझे, कैश डिस्काउंट अब लगेगा। अब कैश डिस्काउंट कितना है? 5% इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज।
अब देखते क्या हुआ। बिडू गारमेंट सेंड 50% ऑफ द पेमेंट ऑन 15 जनवरी। मतलब 15 जनवरी कब होता है? 15 जनवरी डेज बाद, 10 डेज बाद उसने 50% पेमेंट सेंड किया। मतलब कि उन्होंने 8,400 का पेमेंट सेंड किया, उसमें से 900 रुपीज 900 रुपीज टैक्स ही था। ये तो टैक्स ही था 900 रुपीज। मतलब कि उन्होंने 7,500 रुपीज सेंड किए थे। 7,500 रुपीज सेंड किए थे फॉर गुड्स, फॉर गुड्स। तो उसमें हम क्या डिस्काउंट देंगे उनको? कितना देंगे हम? 5% कैश डिस्काउंट देंगे। 5% कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, कितना होगा 5%? 375 रुपीज हम कैश डिस्काउंट देंगे उनको, है कि नहीं? और क्या बोल रहा है कि बैलेंस पेमेंट जो है वो 3 फरवरी है, और 3 फरवरी तो 14 डेज के बाद है। मतलब कि बैलेंस पेमेंट भी मिला हमें। बैलेंस पेमेंट हमें मिला 3 फरवरी को। कितना मिला? बैलेंस पेमेंट कितना है? 8,400। 8,400 में मिला, बट उसमें हम कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, क्योंकि डील क्या हुई थी कि अगर 14 डेज के अंदर अंदर मिल रहा है हमें, 14 डेज के अंदर मिल रहा है, तभी हम देंगे डिस्काउंट। अब इसके क्या एंट्री पास होगी? कि 3 एंट्री पास होगी। एक तो 5 जनवरी की, 5 जनवरी की एंट्री पास होगी। 5 जनवरी को क्या हो रहा है कि हम बेच रहे हैं। किसे बेच रहे हैं? हम बिडू को। तो बिडू अकाउंट डेबिट, बिडू गारमेंट्स, हमने सेल की और आउटपुट आईजीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग स्टेट में हो रहा है, इसलिए। कितने का बेचा हमने? 15,000 का सामान हमने बेचा। सेल 15,000 की थी, उसमें टैक्स कितना लगा? 1,800 रुपीज। और बिडू को कितने देने? बिडू को देने 16,800 रुपीज। अब 10 जनवरी को उसने पेमेंट कितना दिया? 50%। तो हमें कैश आया। हम डिस्काउंट भी अलाउ करेंगे उसे। हम डिस्काउंट क्यों अलाउ करेंगे? क्योंकि हमने बोला था कि अगर 14 डेज में पेमेंट दे रहे हो तो हम 5% कैश डिस्काउंट देंगे। कितना डिस्काउंट दिया हमने? हमने डिस्काउंट दिया 375 रुपीज। आप समझ गए ना कि कैसे 375 रुपीज? 8,400 पेमेंट आया, और उसमें से 900 तो यही था टू बिडू, क्योंकि बिडू हमें दे रहा है। टू बिडू गारमेंट्स, बिडू अकाउंट। और ये भी हो गया 825, 8,025। क्यों? क्योंकि 375 रुपीज का तो हमने डिस्काउंट दिया ना उसे। और 3 फरवरी को क्या हो रहा है? 26, अब 26 ही है कि बाकी का पेमेंट मिला हमें। मतलब कि अब कैश डिस्काउंट नहीं रिसीव होगा। कैश डिस्काउंट हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उसने डीड के बाद पेमेंट की ना। टू बिडू गारमेंट अकाउंट, 8,400 और 8,400। क्लियर? एंट्रीज खत्म। अब वो बिडू गारमेंट्स वाला लास्ट क्वेश्चन था। आई होप इसके साथ आपके 1.5 आवर में, या फिर विद इन दैट टाइम आपका पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि जीएसटी क्यों चार्ज होता है, कब चार्ज होता है, और इसके रिवर्सल क्या है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।